क्या बुशरा बीबी वाकई ही एक डील के जरिए बाहर आ रही हैं और ये डील इमरान खान के लिए है या फिर सिर्फ बुशरा बीबी के लिए है या पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अदलिया के अंदर कुछ नए बहरान पैदा हो गए हैं। अब इन बहरानों के होते हुए अदलिया कैसे चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, क्यों गए हैं और क्या वो करना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मुराद सईद साहब का एक नया बयानिया सामने आ गया है और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो 4 अक्टूबर का प्रोटेस्ट है वो बंद नहीं होना चाहिए था। क्या वाकई इमरान खान साहब ने ऐसे कहा था? ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अब साइबर क्राइम के लिए एक अथॉरिटी बन चुकी है। आज के बाद मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर गलत खबरें फैलाते रहते हैं उन सब का मुहासबा हो जाएगा और अगर कोई यूट्यूबर पकड़ा गया तो अब 15 साल कैद की सज़ा हो सकती है। किन किन को इसके लिए विजिलेंट रहना चाहिए, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पीटीआई सियासी बहरान का शिकार है बुरी तरह से। अब बुशरा बीबी को जमानत मिली है तो इसके ऊपर भी इल्जामात उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है खान साहब को डील मिल गई, कोई कहता है बुशरा बीबी को डील मिल गई है, कोई कहता है पूरी पीटीआई को डील मिल गई है। या एक एस्पेक्ट और भी है कि क्या खान साहब अब पूरी पार्टी से मायूस हो चुके हैं और उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास और पूछते हैं कि असल वाकया है क्या। अच्छा फ़र्क, वैसे बाज़-औक़ात मुझे ऐसे महसूस होता है कि बुशरा बीबी हो सकता है एक मुकम्मल इनोसेंट खातून हो और जो उनके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो सरासर गलत हो सकता है कि वो वाकई एक इबादत गुजार और बहुत मुत्तकी और परहेज़गार खातून हो और उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। वो सिर्फ़ अपने घर में रहना चाहती हो, अपने खामद की खिदमत करना चाहती हो और जो उनके पुराने साबिक़ खामद से जो बच्चे हैं उनकी परवरिश करना चाहती हो और बिला वजह एक कीचड़ उछाला जा रहा हो उनके ऊपर और इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया को भी लपेटा जा रहा हो। और जो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है या जो खबरें दी जा रही है हो सकता है वो सारी की सारी झूठी हों। आप यकीन करो कि बाज़ औक़ात मुझे ये महसूस होता है। लेकिन जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे पाती या उनके पास उसके जवाब होते नहीं हैं। और थर्डली ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपना व्यू नहीं देती। वो ये समझती है कि हम शायद उनके मुखालिफ हैं, इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो अपना व्यू ज़रूर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें बैलेंस हो सकेंगी। हो सकता है उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खामोश रहें और आपसे फिर तवक्को करें दूसरे शख्स से कि वो खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि हमारा क्या मौक़िफ़ हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है जो बुशरा बीबी के बारे में अब हम कहेंगे, मेरी दरख्वास्त है पार्टी से कि वो उनसे पूछ के उनका अपना व्यू ज़रूर दें ताकि चीज़ें आवाम के सामने बैलेंस तरीके से आ सकें और दूसरे बंदे का व्यू आ सके। अब बुशरा बीबी हो सकता है कि वो घरेलू खातून हो और वो सिर्फ़ अपने खामद की खिदमत करना चाहती हों और जनरली उनको अदालत की मदद से जेल से रिहा किया जा रहा हो और स्टेट उनके ख़िलाफ़ पर्चे बना के थक चुकी हो और अदालतें उनकी ज़मानत दे के उन्हें बरी कर के वो भी थकी हो और फिर सब ने सोचा हो कि इस खातून को जेल में रखने का क्या फ़ायदा, तो हमें मौका देना चाहिए ताकि अपने घर जा सकें। ये हो सकता है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे और ये जो नैरेटिव है उस जवाबों की वजह से या उन जवाबों की कमी की वजह से या उन सवालों की वजह से पैदा होता है। पहला सवाल ये है कि ये जो 26वीं तरमीम हुई है उसके बाद गवर्नमेंट अदलिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। ठीक है। और जब 26वीं तरमीम नहीं आई थी और अदलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे तो उस वक्त गवर्नमेंट एक केस बनाती थी और उसके बाद अदलिया की तरफ से बुशरा बीबी को ज़मानत मिल जाती थी और गवर्नमेंट फिर एक केस बना के उन्हें किसी दूसरे मुकदमे के अंदर हिरासत में लेके फिर उनको जेल में रखती थी। और जब 26 में तरमीम हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर है रियासत तगड़ी हो गई और इस वक्त तो वो कुछ भी कर सकती है और जजीज़ जो हैं, अदलिया जो हैं, वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये एक हकीकत है जो इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अब कुछ नहीं कर सकती, जबकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ भी कर सकती थे। यानी इवन हमजा शहबाज वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की वजह से वो फारिग हो गए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं जिनके उस वक्त MPA पूरे नहीं थे
वो बाकायदा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए और कितना अरसा, तकरीबन साल के करीब वो चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला था। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा अगर कोई रियासत इस वक्त केस बनाती तो उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है। ठीक, वो बुशरा बीबी के ऊपर कोई नया केस बना के जैसे तोशाखाना 3 बना सकती है और उसके अंदर उनको हिरासत में रख सकती है, जेल के अंदर रख सकती है। उनके ऊपर अपनी आमदनी से ज़्यादा असासों का केस बन सकता है बड़ी आसानी से। उनके ऊपर फ़रा गोगी का केस बन सकता है और फ़रा गोगी के नाम से एक एतराफ़ी बयान जमा करवा के उनको अंदर रखा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, उनके पुराने बच्चों के केसेस हैं, उनके साबिक़ खामद के बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेगम साहबा को अंदर रखा जा सकता है। उनकी हुकूमत या में कोई साजिश, कोई एक नई साजिश, फिर रियासत के पास कोई ऐसी ऑडियो टेप्स हैं जो उनके टेलीफोन मैसेजेस हैं जो आपने थोड़े थोड़े सुने होंगे, अब उन सब को खोल के उनमें से बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं और बुशरा बीबी के खिलाफ एक नया केस बन सकता है। चॉइस सब कुछ ना भी मिले तो हेरोइन का केस डाला जा सकता है। नहीं, ये तो ज्यादती है यार, वैसे राना सनाउल्लाह के साथ हुई नहीं थी। हाँ, लेकिन नहीं, देखिए बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को अलग रखें, खातून है उनको अलग रखना चाहिए। लेकिन अब इस लेवल पे जब स्टेट बहुत तगड़ी हो गई है और जो साथ अदलिया वो कमज़ोर हो गई है, उस वक्त बुशरा बीबी की ज़मानत भी हो रही है और ज़मानत की जो बेस है वो प्रोसिक्यूटर है जिसने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी हमने तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं। तो ये व्यू जब वो दे रहा था प्रोसिक्यूटर, तो उसे पता होना चाहिए था कि अदालत इसका फ़ायदा उठा सकती है और मुलज़म को इसका फ़ायदा दे सकती है। वो ये कह सकता था कि जी हमें इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है, या वो कह सकता था कि हमारे पास सबूत हैं और मैं, अगर आप अगली समात पे मुझे बुलाएंगे तो मैं वो सबूत आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो फिर जज साहब के पास ये इख्तियार नहीं होता या जज साहब के पास फिर ये मौका ना होता कि वो इनकी ज़मानत ले सकते। ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर ने बड़ी आसानी से कह दिया नहीं जी हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसके बाद जज साहब ने कहा ठीक है मैं समझ गया, और उसके बाद उन्होंने उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ठीक है, और उसके बाद अब 12 घंटे हो गए हुए हैं, बल्कि 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है, अभी तक रियासत ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई नया केस नहीं बनाया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि केस नहीं बनाया जा रहा। और थर्डली ये है कि कल उन्हें यानी आज या फिर कल 2 दिनों के अंदर उन्हें रिहा भी कर दिया जाए। जब उन्हें रिहा किया जाएगा और बाहर कोई एक नई पुलिस वैन नहीं होगी जो उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करे, और बुशरा बीबी आसानी के साथ बनी गाला चली जाएंगी और फिर ज़मान पार्क लाहौर भी जाके बैठेंगी, और उसके बाद वो वर्कर्स को इकट्ठा भी करेंगी और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें भी करेंगी, और उनको किसी जगह रोका नहीं जाएगा, ना टेलीविज़न चैनल्स पे रोका जाएगा कि जी बुशरा बीबी के जो ख़यालात हैं उनको आप एडिट करें, और ना ही वर्कर्स को रोका जाएगा कि वो बुशरा बीबी के पास आएँ या ना आएँ। और साथ वो जब पार्टी की इजलास में बैठेंगी या डायरेक्शन देंगी पार्टी को, और वहाँ पर भी अगर रियासत उनको नहीं रोकती तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि बुशरा बीबी के लिए रियासत सॉफ्ट हो गई। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह यह हो सकती है कि रियासत ने दिल से ये महसूस किया कि ये खातून के साथ बड़ी ज़्यादती है और हम इन्हें कि बिला वजह इन्हें अजियत दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। रज़ा रियासत का दिल पलट गया, उनका जो माफी ज़मीर है वो चेंज हो गया 26वीं तरमीम के फौरन बाद, या उनके अंदर एक रूहानियत आ गई और उनका दिल बड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी खातून के साथ ज़्यादती हो रही है तो अब हमें ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। ठीक, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि रियासत ने सोचा है कि इमरान खान हैं और बुशरा बीबी हैं, तो चलें कम अज़ कम बुशरा बीबी को तो अपने हाथ में रखें और उसके बाद इन्हें फाटी के ऊपर चढ़ा दें। ये जो गंडापुर साहब रोज़ाना आ जाते हैं वहाँ से जुलूस लेके, तो उनका तो मक्खू ठप दें ये खातून। या जो उनकी बहनें हैं वो जाके अडयाला जेल के सामने तकरीरें कर देती हैं, या वो डी चौक में पहुंच के वो क़यादत करना शुरू कर देती हैं, तो चलें ये उनका तो रास्ता रोकें। और ये जो गौहर खान साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या शेख वकास अकरम साहब हैं जो खेतों के अंदर खड़े होकर ऐलान कर देते हैं, या हमाद अदर साहब हैं जो छुपे हुए हैं लेकिन पूरी कौम को कह रहे हैं बाहर निकलें, या फिर मुराद सईद साहब हैं जिन्होंने कल भी कह दिया कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि 4 अक्टूबर के बाद मुसलसल डी चौक के अंदर मुजाहरा होगा, तो इनका तो वक्कू ठप्पे, कोई इनके रास्ते में तो रुकावट खड़ी करे, कोई ये तो कहे कि भाई आप इस पार्टी के मामे लगते हैं, ये तो मेरा काम है और मुझे इमरान खान साहब ने कहा है जाके क़यादत करें आप। तो हो सकता है कि मौका दिया जा रहा हो बुशरा बीबी को कि आप आएँ और वही काम करें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर सकते थे। तो इस टाइप का एक सवाल है जो पैदा होते हैं। तो मैं वैसे इसके बावजूद ये समझता हूँ कि खातून है और उनके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए।
लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं इनका जवाब तो किसी ने देना नहीं कि अचानक कैसे दिल पलट गया पूरी रियासत का कि उसने कहा जी बुशरा बीबी को जाने दें। ठीक है भाई, जो उनकी बहनें हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, ना उनके ऊपर तोशाखाना 1 बना, ना उनके ऊपर तोशाखाना 2 बना, ना उन्होंने इद्दत में निकाह किया, ना उनके ऊपर साइबर का कोई केस था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको तो जेल के अंदर रखा हुआ है और उनकी एक्सेस भी किसी के पास नहीं है। फिर नौरीन नियाजी साहबा जो हैं उनको रियासत करीब नहीं फटकने दे रही है इमरान खान साहब के या पार्टी के, और बुशरा बीबी जो है उसके लिए इतनी ज़्यादा रायत है कि जनाब आप चले जाएँ। लिहाजा ये जो कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे 7 मुलाकातें अंदर हो चुकी हैं, 8वीं आज होनी है, तो मुझे इसके अंदर जान महसूस होती है और मैंने कंफर्म भी किया और मुझे बताया गया जी कि हाँ जी मुलाकातें हुई हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड था, जो मैं ज़ाहिर सोर्सेज तो कोट नहीं कर सकता, लेकिन मुलाकातों की तस्लीम किया गया कि हुई है। अब ये मुलाकातें किसकी हुई हैं? हो सकता है जेल हुकाम की हुई हों, जिन्होंने बीबी से ये कहा हो कि जी आपको कोई यहाँ पे तकलीफ़ तो नहीं हुई, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। या हो सकता है मरीदैन हो बुशरा बीबी के, जिन्होंने जाने से पहले कहा होगा कि दुआ करवा लेते हैं उनसे। या हो सकता है कि उनकी एक्स फैमिली हो, उनके लोग हों जो उनसे आके जेल में मिलना चाहते हो। अब ये किसकी मुलाकात हुई ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई हैं, ऊपर नीचे मुलाकातें हुई, और जब उनकी ज़मानत हुई तो उसके बाद भी एक मुलाकात हुई है। अच्छा। और उसके बाद जब महसूस हुआ कि मामला सेटल नहीं हो रहा तो वो लोग जिन्होंने रोपकार जारी करनी थी उनको छुट्टी दे दी गई। अच्छा। तो वो छुट्टी पे चले गए और वो हैं ही नहीं जिन्होंने रोपकार देनी थी। तो अब जाहिर है वो वापस आएंगे आज या कल आएंगे, और ये इसी सूरत में बुशरा बीबी को बाहर निकलने की इजाज़त दी जाएगी जब वो समझा जाएगा कि ये ठीक हैं और ये कोई बहुत बड़ा अजाब हमारे लिए नहीं बनेंगे, और ये कुछ दरमियान का रास्ता निकालेंगी, या उन सब लोगों का मक्कू ठपेंगी कि जो रोज़ ही इस्लामाबाद के ऊपर यलगार कर देते हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन मेरी हमदर्दी इसके बावजूद बुशरा बीबी के साथ है। मैं ये समझता हूँ खातून है और उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, एक तो आपकी बात से कंफर्म हो गया कि खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, अगर कोई कर रहा है अगर, तो वो बुशरा बीबी। वैसे खान साहब की तरफ से पहले 1-2 मरतबा ये ऑफर हुई थी कि आप जी मुझे जेल में रखें, मेरी बेगम को तो निकालें आप, ये उन्होंने कहा था, लेकिन इसके बदले में तो कुछ नहीं दे रहे थे। लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं, इस बार भी बदले में दिया तो उन्होंने कुछ नहीं है वैसे मेरा ख्याल है। या हो सकता है उन्होंने ये कॉल ऑफ कर दिया हो, ये जो आगे धरने आने वाले हैं, जो गंडापुर साहब नारे लगा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, तो हो सकता है ये किसी जगह कंप्रोमाइज़ हुआ हो कि आप पूरा पाकिस्तान बंद नहीं करेंगे, आप इस्लामाबाद के ऊपर यलगार नहीं करेंगे और उसके बदले में हम आपकी बेगम को छोड़ देते हैं। हो सकता है ये, लेकिन ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी आने वाले दिनों में, जब सारी चीज़ें सामने आएंगी और बुशरा बीबी बाहर आके अगर वो साइड पे बैठ जाती हैं और वो किसी किस्म की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर मेरा ख्याल है ये नैरेटिव हमारा गलत साबित हो जाएगा कि उनके साथ कोई डील हुई है। ठीक है। और अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव होती हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करती हैं, या पार्टी के लोगों की गोश्तमाली करना शुरू करती हैं, या लीड करना चाहती हैं पार्टी को, तो फिर तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो आ गई हैं और उसका कोई मकसद है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले चौधरी साहब, वर्कर कबूल करेगा पीटीआई का बुशरा बीबी को? मेरा ख्याल है वर्कर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो तस्लीम कर लेगा, और ये वो ग्रुप है जो इस वक्त थका हुआ है, जो ये समझ रहा है कि गंडापुर साहब भी गद्दारी कर रहे हैं, जो ये समझता है कि गौहर खान साहब भी कर रहे हैं, उमर अयूब साहब भी किसी और की गेम कर रहे हैं, और शेख वकास अकरम भी, और बाकी जो रोपोश ग्रुप है वो सब भी। तो अब वर्कर्स जो हैं वो उनका दिल दुखा हुआ, समझते हैं कि खान के लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं की जा रही। तो जब बुशरा बीबी एफर्ट कर रही होगी तो मेरा ख्याल है वर्कर्स फिर इस नैरेटिव को तस्लीम करेंगे, और वो जो रोंजो ग्रुप है उनसे रोंजू ग्रुप जो है रोंजू ग्रुप मैं उस थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ। तो ये जो रोंजू ग्रुप है उससे लोग थक चुके हैं कि लोग ये कहते हैं कि अजीब लोग हैं, एक साइड पे ये काम कर देते हैं, दूसरी साइड पे दूसरा काम कर देते हैं। मतलब अब देखें ना, ये जो पार्लिमानी पार्टी बनी थी सबसे पहले जिसने तरामीम तैयार करनी थी, तो अगर आपको इन तरामीम से इख्तलाफ था तो आपको उसका हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत थी? उसमें 10 मीटिंग्स में चले गए 10 की 10 मीटिंग्स में, और वहाँ पे अपने एहतजाज भी करते रहे, बैठते भी रहे, खाना भी खाते रहे, चाय भी पीते रहे वो सरकारी, और उसके साथ साथ तजावीज़ भी देते रहे, कमेटी के लिए नाम भी दे दिया। और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसवदा जो उसके अंदर भी घुस गए, अच्छा वो भी कर दिया। फिर उसके बाद जब पार्लिमानी कमेटी बनी 12 रुकनी, तो उसके अंदर 3 सीटें भी ले लें, और उसके बाद फिर बाईकाट भी कर दिया। और उससे पहले भी एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ था
तो उस वक्त भी इन्होंने वोट दिए थे, बाकायदा अपना प्राइम मिनिस्टर खड़ा किया था और बाकायदा वोटिंग के प्रोसेस में इन्होंने शिरकत की थी। भाई अगर आपको ये पूरी जो पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली है, वो आपको जहली लगती है, ये फॉर्म 47 की लगती है, तो फिर आपको वोट देने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पे? क्यों आप शामिल हुए? फिर अगर ये फॉर्म 47 की कौमी असम्बली है तो आप वहाँ पे क्या करने चले जाते हैं? फिर उसके साथ साथ आप देखें इनका कमाल है वैसे कि अब जब तरामीम हुई हैं तो उस तरामीम के दौरान ये लोग वहाँ पे थे, सेनेट के अंदर भी थे और सेनेट के अंदर तकरीरें की इन्होंने, और तकरीरें करने के बाद इन्होंने मुखालफत में वोट भी दिया। कौमी असम्बली के अंदर भी इन्होंने तकरीरें की और मुखालफत में वोट भी दिया। तो जब आप मुखालफत में वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस प्रोसेस को इंडोर्स कर रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि हम इसको तस्लीम भी नहीं करते। तो ये रोंजो ग्रुप है, ये एक साइड पे कुछ कह देता है और उसके बाद फिर कुछ कह देता है, और दोनों मरतबा कहता है कि हम सच्चे हैं। जब हम पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी में बैठे हुए थे हम सच्चे थे और हम तजावीज़ दे रहे थे, हम सच्चे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ के जब हम मसवदा तैयार कर रहे थे तो हम सच्चे थे, और जब हमने बाईकाट किया तो हम उस वक्त भी सच्चे थे, और फिर जब हमने इसकी मुखालफत में वोट दिया हम फिर उस वक्त भी सच्चे थे। ये प्रॉपर यकीन करें रोंजो ग्रुप है, इनका काम ही है कि एक तकरीर करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, और तीनों के बारे में इनका ख्याल होता है कि सच है। ठीक है। चलते हैं नाजरीन अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा जुडिशरी के हवाले से। जस्टिस याया अफरीदी का जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे मिलने के लिए गए काजी फाइज़ा से और मंसूर अली शाह साहब से, दोनों से मिले, और हमें ऐसा लगा कि इस जेस्चर के बाद शायद चीज़ें कूल डाउन होती नजर आएंगी, लेकिन कूल डाउन होने की बजाय हमें हीट अप होती हुई नजर आई। ये हीट अप क्यों हुई, ये चीज़ें क्या हैं, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं। अब जैसे मंसूर अली शाह साहब उम्रे में चले गए अपनी फैमिली के साथ, ज़ाहिर है उन्हें जाना चाहिए, हर आदमी का, हर मुसलमान का ये हक़ है, लेकिन ये जो टाइम है जिसमें नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ होना है और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी नशिस्त संभालनी है, फिर उन्होंने आइनी अदालत बनानी है, आइनी बेंच बनाना है, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का साइड पे हो जाना जो है वो बड़ा अलार्मिंग है। फिर एक नया क्राइसिस, बल्कि 3 क्राइसिस अदलिया के अंदर पैदा हो गए। पहला क्राइसिस ये है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इस्तीफ़ा नहीं देते तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा सीनियर हैं वो वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होंगे, और वो 2 अकेले नहीं हैं, उनका 8 लोगों का ग्रुप है। तो अब 8 लोगों का वो ग्रुप एक साइड पे और 7 लोगों का ग्रुप एक साइड पे, और उसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस, तो वहाँ पे जो एक फटा पड़ेगा उस फटे को कौन हल करेगा, और वो एक वाज़ेह किस्म की दरार होगी उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि 8 लोगों का ग्रुप जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब को चलने दें। फिर जिस बेंच में भी 8 लोग होंगे वो वही काम करेंगे जो कल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया। उनके पास पेट्रोलियम की वजारत के 7 मुलाजमीन का केस था और उन्होंने कहा जी इसके अंदर तो क्योंकि आइनी इशू है और आइन आ गया है, लिहाजा अब ये आइनी बेंच ही देखे। और उससे पिछले दिन भी उन्होंने यही किया था, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस था। तो अब ये 8 जजेस के पास जो भी केस जाए और उसको देखने के बाद ये कहें कि जी इसको आइनी बेंच पे भेज दिया जाए, तो वहाँ पे तो अंबार लगता जाएगा। अब गौहर अली खान साहब ने कल चेक करवाया था कि कितने आइनी केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने खुद कहा कि 176 केसेस हैं, जिनमें से 28 केसेस ऐसे हैं जो अज खुद नोटिस हैं और 148 ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हवालों से उनके पास आए हैं। तो 176 केसेस हैं टोटल। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तो 478 हो जाएंगे या 4078 हो जाएंगे वो, या हो सकता है वो 4 लाख केसेस हो जाएं, या हो सकता है 50,000 केसेस हो जाएं, कि हर केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए उसको देखें और कहेंगे नहीं जी ये आइनी बेंच में जाएगा, तो वहाँ तो अंबार लग जाएगा। इस साइड पे जजेस सारे फारिग हो जाएंगे, वो 4 जजेस वहाँ पिस जाएंगे, वो दिन रात फिर उन्हीं फाइलों के अंदर सर घुसा के बैठे होंगे। तो एक क्राइसिस जो वहाँ पे पैदा हो गया वो ये है कि 2 सीनियर 3 जजेस हैं और वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। अब अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो 8 जजेस एक साइड पे हो गए, 7 जजेस दूसरी साइड पे हो गए, वहाँ एक क्राइसिस पैदा हो गया। दूसरा ये है कि जो सीनियर प्योनी जज है वो कौन होगा, क्योंकि ये दोनों सीनियर हैं और ये चीफ जस्टिस से ज़्यादा सीनियर हैं, जबकि सीनियर प्योनी जज वो होता है जो चीफ जस्टिस से जूनियर हो, बाकी तमाम जजेस से सीनियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्राइसिस पैदा हो गया, अब इसका क्या करेंगे हम। ठीक है, और आखिरी चीज़ ये है कि अब अगर वहाँ पे जस्टिस याया अफरीदी साहब को चलने नहीं दिया जाता तो फिर वो कहाँ पे स्टैंड करें, और फिर अगर वो एक आइनी बेंच बनाते हैं तो इन 2 सीनियर 3 जजेस को कैसे इग्नोर करेंगे वो, आखिर कहीं ना कहीं उन्हें इनको खपाना पड़ेगा। तो ऐसा खौफनाक क्राइसिस पैदा हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि कमेटी के जहन में ये चीज़ें थीं, और अगर होती तो कोई ना कोई फ़ैसला कर लेते, या जो तरामीम करते हुए कोई ना कोई फ़ैसला कर लेते कि ये सूरत हाल हो तो उसका क्या हाल है।
तो मेरा ख्याल है ये एक गलत तीर चल गया है और अब गवर्नमेंट को इसे वापस लेने में बड़ा टाइम लगेगा और ये एक नया इन्होंने पुराने कट्टे बांधते हुए इन्होंने 8-10 कट्टे और खोल दिए जो मेरा निकाल के गवर्नमेंट इतनी आसानी से इनको समेट सकेगी अब। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब भी कोई एहतजाज होता है, जब भी कोई जंग होती है, तो हमेशा लीडर्स जो होते हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं उस जंग को, उस एहतजाज को। यहाँ पे हमारी ये खास पार्टी है पीटीआई, जिसके लीडर हैं जी मुराद सईद साहब। वो पीछे से बैठ के हमेशा लीड करने की कोशिश करते हैं। उनकी एक और लीडरशिप का उन्होंने सबूत देते हुए एक ट्वीट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि 4 अक्टूबर की जो डेट दी थी इमरान खान साहब ने, वो रुकने के लिए नहीं थी, वो मुसलसल जारी रहना था एहतजाज। ये किसके कहने पर आपने रोक दिया? अब ये पूरी स्टोरी है, इसके ऊपर हमने छोटा सा सवाल बनाया है जी, और वो सवाल ये है कि क्या ये दोस्त हैं पीटीआई के या दुश्मन हैं पीटीआई के? अब मुराद सईद साहब के मुझे लगता है कोई टेलीफोन रब्ता है इमरान खान साहब के साथ, या कुछ सुरंग खोदी हुई इन्होंने कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते हैं या इमरान खान साहब बाहर निकल के उनके साथ मिल लेते हैं, उनको बता देते हैं कि मैंने क्या कहा था। क्योंकि पार्टी में तो कोई शख्स नहीं कह रहा कि उन्होंने कहा था कि 4 अक्टूबर को आपने जो एहतजाज शुरू करना है तो उसे आपने बंद नहीं करना, क्योंकि गंडापुर साहब तो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा था वहाँ पहुँचना है और हम पहुँच गए और उसके बाद वापस जा रहे हैं। तो जिनको कहा था उन्होंने तो कुछ और व्यू लिया था कि बस हमें तो पहुंचना था, हम पहुंच गए हैं और वहाँ पे मैंने कदम रख के तकरीर करके मैं वापस आ गया, बजाय इसके कि हम वहाँ पे लड़ाई शुरू करवा देते, लोगों को मरवा देते। वैसे गंडापुर साहब की एक चीज़ है जिसका मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा कि अगर गंडापुर साहब उस दिन मच्छर जाते और वो डट जाते तो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर लाशें गिर जानी थी। मेरा ख्याल उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उन्होंने इमरान खान साहब की बात भी रख ली, साथ रियासत का भी उन्होंने ख्याल रखा कि उन्हें ब्लड शेड नहीं होने दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्बानी दे ली अपने इमेज की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को और सियासत को और इस्लामाबाद को बचा लिया, क्योंकि यहाँ पे फ़ौज भी थी, रेंजर्स भी थी, फिर उसके बाद पुलिस भी थी और सीधे हुए थे सारे। तो गंडापुर साहब ने अच्छा किया कि वो चुप करके जो है ना साइड पे हो गए, पीछे निकल गए। तो ये उनकी एक खूबी है। अब मुराद सईद साहब जो हैं वो खुद रुपोश हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ से कोई डायरेक्ट या टेलीपैथी की लाइन है कि जिस पे उनको पता चल जाता है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था। भाई अगर इमरान खान साहब ने कहा था तो इसका मतलब ये पार्टी फिर उनके साथ गद्दारी कर रही है। ये सब लोग जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो ये इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं? और अगर सब ये इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं तो क्या मुराद सईद साहब जो हैं वो बड़े लायल हैं इमरान खान साहब के साथ, या हमाद अज़हर साहब? और अगर ये दोनों लायल हैं तो फिर आके फ्रंट से लड़ें। ये क्यों छुप के बैठे हुए हैं? हमाद अज़हर साहब भी छुप के बैठे हुए हैं, कौम के जागने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुराद सईद साहब भी कौम के जागने का इंतज़ार कर रहे हैं, छुप के बैठे हुए हैं। भाई सामने आए, आके लड़ें, आप सीना ठोक के खड़े हो सामने। तो वो खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना कोई नई नई साजिश करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पार्टी जो है उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो SEO को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो इस्लामाबाद को भी पहुंचाना चाहती है, वो मुल्क को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो यहाँ पे लाशें देखना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी के साथ कोई लायल है। इनका जो व्यू है वो बड़ा एक्सट्रीम है और एंटी पाकिस्तान है। एंटी पाकिस्तान है। ठीक है, अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आखिरी स्टोरी हमारी है जी सोशल मीडिया के हवाले से 5 साल से 15 साल की सज़ा हो सकती है आपको फेक न्यूज़ फैलाने पे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है जी कैबिनेट ने। ये पूरी डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे। 11 महीने पहले इसका आगाज़ हुआ था बाय द वे, और अभी जाके इसकी मंजूरी हुई है। और ये रिप्लेस किसे करने जा रही है? ये जा रही है FIA साइबर क्राइम को। अब आपका हर केस सीरियसली सुना जाएगा और देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद होगा क्या, ये पाकिस्तानी सोसाइटी इसे बर्दाश्त कैसे करेगी, ये डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब देखिए, इससे पहले साइबर क्राइम विंग था इसका FIA का, और उसके पास ये इख्तियार था कि इस किस्म के केसेस उनके पास आते थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उनके पास। पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। जो पुराने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको IT की समझ बूझ नहीं है, तो वो ऐसे ही कभी कोई कॉल का डाटा निकाल के, कोई इसके अलावा कोई जो वाईफाई कंपनी है या इंटरनेट कंपनीज़ हैं उनसे कोई डाटा लेके कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन साइंटिफिकली वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं थे। तो इसलिए फ़ैसला किया गया कि अब एक अथॉरिटी बनाई जाए जिसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात भी हों और बहुत ज़्यादा आलात भी हों, और वो जदीद नौजवान लड़के लड़कियाँ जो जदीद तालीम याफ्ता उन सबको भी वहाँ पर रखा जाए, ताकि वो इंटरनेट को समझते हों, वो सोशल मीडिया को समझते हों, वो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको समझते हों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हों। तो अभी एक अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके अंदर नौजवान भी होंगे, कुछ पुराने लोग भी होंगे, उसको इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, सज़ाओं के लिए अथॉरिटीज़ भी उनके पास हैं। तो एक बड़ी अथॉरिटी है, मेरा ख्याल है उसके अंदर FIA के लोग भी होंगे, ISI के लोग भी होंगे, MI के लोग भी होंगे, फिर उसके अंदर नए नौजवान लड़के लड़कियां भी होंगे जो इस सारे सिस्टम को समझते हैं। तो अब ये जो अथॉरिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों को ये को आसानी से
बर्दाश्त करेगी। तो वो जो मौजें लगी हुई थी ना, आप कुछ भी कह देते थे और कुछ भी ऐलान कर देते थे और उसके बाद आग लग जाती थी पाकिस्तान के अंदर। जैसे पंजाब कॉलेज जो है वो मियाँ आमर को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़्यादती है। वो मियाँ आमर साहब जो हैं वो एक बिज़नेसमैन है और बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं। वो मीडिया के अंदर भी हैं और साथ साथ वो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर भी हैं, और उन्होंने न जाने कितने PhDs पैदा किए हैं उस वक्त, और कितनी तालीम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी और कितनी एफ़र्ट्स की हैं। तो सिर्फ उनके कॉलेज को डैमेज करने के लिए या उनसे रिलेटेड कुछ लोगों को डैमेज करने के लिए इतना बड़ा स्कैंडल बनाया गया था, वो बड़ा जुल्म है। तो इस अथॉरिटी के होते हुए अब इस टाइप की फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलाई जा सकेगी कि आप ये कह दें कि फ़लाँ लड़की रेप हुई है या फ़लाँ आदमी का सर उतार के उसको खाने की टेबल पर रख दिया गया। तो इस टाइप की कोई ख़बरें जो है ना इसके बाद चल नहीं सकेंगे। तो 15 साल कैद होगी और जुर्माने भी ठीक ठाक होंगे, और ये लोग अब छुप भी नहीं सकेंगे। और ये भी है कि इस अथॉरिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो बाहर भी होगा। ये दुबई से भी लोगों को वापस मंगवा सकेगी, ये इंग्लैंड के अंदर लोगों छुपे हुए हैं उनको भी बुला सकेगी, अमेरिका के अंदर भी जाके ये केसेस कर सकेगी। तो वो तमाम यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई साहब अब ये कारोबार आपका बंद होने वाला है। ठीक है अशरफ साहब, जाते हुए एक छोटा सा शरारती सवाल, किस पार्टी को नुकसान होगा इसका? मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, लेकिन मेरा ख्याल है जो भी इक़्तिदार में पार्टी होगी उसको फ़ायदा होगा, और जो अपोजिशन में होगी उसको नुकसान होगा। कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको भी नुकसान होगा। मुझे लगता है इनसे होना ही नहीं। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।